हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश गौड़। बच्चों, आज हम शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स 1D का लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं बता दूं आपको कि हम लोग इसमें एक्सेलरेशन को समझेंगे और कंसेप्ट ऑफ रिटार्डेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को भी इस टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन इस पूरे ही टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वही बात जो अभी तक हम आप लोगों से पहले ही करते हुए आए हैं कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि भाई हम मजिशियंस नहीं हैं और आप अभिमन्यु नहीं हैं। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखें कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपरली आप कॉपी करें, उनके प्रॉपरली नोट्स तैयार करें और जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हाईलाइट करें ताकि हमारी डाउट क्लास के अंदर आप उन सारे ही डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि ये एक तरह का लर्निंग वीडियो है, यानी कि एक प्रॉपर सेटिंग में एक साथ इसको बैठकर देखें। अगर आपको लगता है कि बीच में कहीं पे उठ के जाना है तो इसको अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप एक साथ इसको देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी, आपका एक फ्लो बना हुआ रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो वो डाउट आप कहीं पर सेपरेटेड कहीं लिख लीजिए, और अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसको हाईलाइट करने की जरूरत हो तो उसको आप हाईलाइट भी कीजिए। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में जिसमें हम एक्सेलरेशन को समझ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली लेक्चर्स के अंदर या टॉपिक्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक्सेलरेशन हमें समझ में ही नहीं आता। हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को तो फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन को लेकर हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों, आज देखते हैं कि इस एक्सेलरेशन के अंदर हम लोग क्या सीख कर जाते हैं और आगे के लिए हमारे पास किसी तरह का कोई डाउट नहीं बचेगा, ऐसी मैं आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखता हूं। सबसे पहले एक्सेलरेशन की मैं शुरुआत कर रहा हूं। आपके सामने आ रही है एक सिचुएशन जिसमें मैं बता रहा हूं कि कार मूव कर रही है। आप देख रहे हैं धीरे 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 ये स्पीड अप होती जा रही है, इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। तो क्या हुआ यहां पर? क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ? जी हां, क्योंकि हमने इसके मैग्नीट्यूड में चेंज किया। कैसे चेंज किया? हमने इसमें पॉजिटिव चेंज किया, इसको इंक्रीज किया। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो स्पीड अप होता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कहते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब बात की जाती है चेंज की तो वहां पर आप इस बात का ध्यान रखें कि केवल स्पीडिंग अप होना ही चेंज नहीं है, स्लोइंग डाउन होना भी चेंज है। तो देख रहे हैं हम नेक्स्ट सिचुएशन में कि एक कार आ रही है तेज स्पीड से और धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो रही है। तो ये भी एक सिचुएशन है जिसमें वेलोसिटी के अंदर चेंज हुआ है, क्योंकि जैसे यहां स्पीडिंग अप के अंदर वेलोसिटी में चेंज हुआ उसी तरह से स्लोइंग डाउन में भी वेलोसिटी के अंदर चेंज हुआ है। तो मैग्नीट्यूड की बात यहां पर आई है जब हम वेलोसिटी को बात कर रहे हैं। तो स्पीडिंग अप द थिंग्स एंड स्लोइंग डाउन द थिंग्स, इट मींस वी आर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। बट एज वी नो कि वेलोसिटी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज होने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन में भी चेंज को देखा जाता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं सिचुएशन में क्या कंटिन्यूअसली ये जो हनी बी है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है? हाँ। तो इसका मतलब ये है कि चेंज इन द डायरेक्शन। तो 3 सिचुएशंस मैंने आपको बताई, जिसमें से 2 सिचुएशन आपकी हैं मैग्नीट्यूड से रिलेटेड, स्पीडिंग अप द थिंग्स एंड स्लोइंग डाउन द थिंग्स। ये दोनों ही सिचुएशन हमारी मैग्नीट्यूड में चेंज को बता रही है। इट इज रिलेटेड विद द मैग्नीट्यूड चेंज। और ये यहां पर बात हो रही है डायरेक्शन में चेंज की। तो ओवरऑल अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर चेंज की तो मैग्नीट्यूड में चेंज को भी यहां काउंट किया जा रहा है, साथ में डायरेक्शन को चेंज को भी यहां पर काउंट किया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप लोगों के लिए लेके आता हूं तो वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। So the rate at which the velocity changes is called as acceleration. तो ये कैसी क्वांटिटी हुई बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका आंसर यहां पर ये होगा कि सर ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी की बात की जा रही है, जो कि ओवरऑल वेलोसिटी वैसे ही एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूं तो द चेंज इन वेलोसिटी मे बी इन द मैग्नीट्यूड और इन द डायरेक्शन और बोथ। यहां पर ये इंपॉर्टेंट रोल है कि बस अगर मैग्नीट्यूड में भी चेंज हुआ तब भी वेलोसिटी में चेंज काउंट होगा, अगर उसके
डायरेक्शन में बस चेंज हुआ तब भी यहाँ पर हम ये कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब दोनों में चेंज हो रहा है, तब भी हम कहेंगे कि उसका चेंज हुआ है वेलोसिटी में। तो केवल मैग्नीट्यूड में चेंज भी चेंज माना जाएगा, और अगर उसके केवल डायरेक्शन में भी चेंज आता है वो भी चेंज माना जाएगा, और अगर दोनों में चेंज आता है साइमल्टेनियसली तब भी हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ है। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने बनाया एक्सेलरेशन का, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, वेयर v2 और v1 के बारे में अगर बात करें तो v1 और v2 उनकी वेलोसिटी है किस टाइम इंटरवल पर, t1 और t2 में। कुछ जगहों पर ये दिया हुआ है बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। भी चेंज की बात कर रहे हैं तो चेंज क्या होता है, किसी भी चीज का हम चेंज अगर काउंट करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल को हम लोग चेंज कहते हैं। चेंज क्या होता है बच्चों, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। जो भी फाइनल स्टेट है उसमें से मैं अगर इनिशियल स्टेट को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो जो मिलता है वो क्या होता है, चेंज होता है। जैसे आज मेरी हाइट 5 फीट है, कुछ दिनों बाद मेरी हाइट 6 फीट हो गई, तो कितना चेंज हुआ, 1 फीट का। कैसे निकाला आपने, फाइनल यानी 6 फीट जो बाद में हुआ था वो फाइनल माइनस 5 फीट जो कि इनिशियल था, तो 1 फीट का वो चेंज हमने कंसिडर किया। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज नोन एज चेंज। तो यहीं पे उस चेंज की बात की जा रही है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, टाइम का भी फैक्टर आ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन को अच्छे से समझ लिया कि एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी से आपको डिफाइन किया जाता है। अब ये एक्सेलरेशन होता क्यों है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है, हमने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि कोई अगर किसी वेलोसिटी पे चल रहा है तो वो उसी वेलोसिटी पे चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है बच्चों कि एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन तब होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तब होता है जब उस ऑब्जेक्ट पर किसी भी तरीके का कोई फोर्स अप्लाई हो। तो फोर्स के अप्लाई होने की वजह से उसमें चेंज इन वेलोसिटी होता है, और टाइम के साथ में जब रेट ऑफ चेंज की हम बात करते हैं तो वो क्या डिफाइन हो जाता है बच्चों, वो एक्सेलरेशन डिफाइंड हो जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि एक बस सामने आई जो कि काफी तेज स्पीड से आई थी और फिर वो स्लो डाउन होकर अचानक से रुक गई। तो इस पर एक तरह का फोर्स हमने अप्लाई किया, इस पर हमने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद में ये ऑब्जेक्ट हमारा रुक गया। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। इस फोर्स की वजह से यहां पर ये वेलोसिटी के अंदर चेंज आया। उसी तरीके से मान लीजिए जो बहुत फेमस एग्जांपल है न्यूटन का, जो हमने देखा है कि न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था कि एप्पल नीचे गिरा, तो उसने ये कहा कि टूटने के बाद वो नीचे ही क्यों आया, तो ये कहा गया कि अर्थ किसी फोर्स से उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ भी वो सिचुएशन है कि आप देख रहे हैं कि ये जो एप्पल है ये नीचे गिरा है। अब ये नीचे क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही टूटा अर्थ ने इसको अट्रैक्ट कर लिया। अर्थ की वजह से फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगा और उस ऑब्जेक्ट ने इसका वेलोसिटी में चेंज किया। तो जो रेट ऑफ चेंज हुआ उसको हमने एक्सेलरेशन कहा। तो वहां पर अर्थ के फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी, धीरे धीरे वो इंक्रीज होती गई और इंक्रीज होके वो नीचे पहुंच रही है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हुई, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द अर्थ। और वो किस तरीके का एक्सेलरेशन होता है, वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, जिसको लेकर हम आगे बात आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर एक्सेलरेशन की यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको इस तरीके से भी लिखा जाता है मीटर सेकंड माइनस 2। और रेट ऑफ चेंज ऑन वेलोसिटी की अगर बात करें तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर हैविंग सेम साइन। अब ये साइन वाली बात कहां से आई, साइन का मतलब या तो पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना। जैसे आपके सामने मैं बात करता हूं कि ये वेलोसिटी है, उसको v से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड
और उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों के ही आप साइन देख रहे हैं तो प्लस प्लस आ रहा है। तो यहां पर ये जो साइन है, ये जो प्लस का साइन है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। तो ये जिस भी डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हैं उस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, उस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव साइन असाइन किया है जिधर भी ये जा रहे हैं। और दोनों को पॉजिटिव देने का मतलब है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हैं। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आई कि अगर मान लीजिए दोनों का साइन सेम है, जैसे वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से एक्सेलरेशन लगेगा उस ऑब्जेक्ट पर और उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो इस तरीके से आएगा कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी। मैग्नीट्यूड में वो क्या होगा? इंक्रीज होता हुआ जाएगा। मीन्स पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। तो ऐसी सिचुएशन में जब दोनों का साइन सेम होता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और चेंज में भी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। इफ बोथ हैव अपोजिट साइन, मान लीजिए अगर वेलोसिटी होती है यहां पर -5 और एक्सेलरेशन होता +2, तो इस सिचुएशन में क्या होता? हम ये कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि वो जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा है? डिसेलरेटेड हो रहा है, वो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। ये सिचुएशन समझने के लिए एक एनिमेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिससे इस कार की बात करते हैं। अब ये जो कार है बच्चों, ये कार चल रही है तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली राइज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा था। आप देख रहे हैं ये राइज हो रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? बढ़ती गई है, इंक्रीज होती गई है। एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से। तो जो भी यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से, और वो फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है? जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वहीं पे सेकंड सिचुएशन की हम लोग बात करते हैं। ये कार आई और आकर रुक गई, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट किए, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरह एक्ट कर रहा है या फिर डी एक्सेलरेशन की तरह वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती गई। समझ रहे हैं आप बात को? यानी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और सेम डायरेक्शन में लगेगा तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी? राइज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये सिचुएशन आपके सामने यहाँ पर बताई गई है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A bus decreases its speed from 80 km/h to 40 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. अब ये जो सिचुएशन आपके सामने है, इस सिचुएशन को थोड़ा सा समझते हैं। इसमें ये हो रहा है कि एक बस की बात की जा रही जो 80 km/h से चल रही थी, और बाद में 5 सेकंड के अंदर इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई? 40 km/h हो गई। तो इनिशियल अगर मैं बात करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी जिससे ये चल रहा था, जो सबसे पहले दिया जाता है वो हमारा इनिशियल होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज 80 km/h। कितने टाइम में 40 हो गया? ऑब्वियस सी बात है 80 से 40 होने में कोई फोर्स अप्लाई हुआ हो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से डी एक्सेलरेशन इसको मिला और ये ऑब्जेक्ट 80 से 40 की स्पीड पर आ गया। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 40 km/h है। ठीक है, कितने टाइम पीरियड में ऐसा हुआ? टाइम पीरियड इज गिवन एज 5 सेकेंड। तो आपको इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल इज गिवन एज 40। अब इसको देखिए आप, ये km/h में है
और ये हमारा टाइम सेकंड में है, तो हमें ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 40 इंटू 5/18 यानी 200/18 मीटर पर सेकंड हो गया। उसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो 80 इंटू 5/18 यानी 400/18 मीटर पर सेकंड। तो ये कन्वर्जन हो गया। अब ये मीटर पर सेकंड में हो गया। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर पे कर जाते हैं और गलत हो जाता है। मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लो, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप लिख लीजिए v फाइनल कितना है, इनिशियल 400/18 नाउ डिवाइडेड बाय द टाइम दैट इज टेकन इज 5। तो ये कितना हो गया, माइनस का 200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 18 इंटू 5, ये हो गया -200 डिवाइडेड बाय 90। दिस इज इक्वल्स टू 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में। सो द आंसर ऑफ द एक्सेलरेशन, या कह सकते हैं आप कि नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर निकल के आया, तो वो होगा -2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब एक्सेलरेशन की बात की जाएगी तो ये नेगेटिव साइन में आपको आंसर देना होगा, लेकिन आपसे पूछा जाए रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, तो फिर ये नेगेटिव साइन आपको हटा देना। जैसे मैं भी आपको आगे नेक्स्ट अपना टॉपिक वो पढ़ा ही रहा हूं, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटार्डेशन। द फिजिकल क्वांटिटी विच ओपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। अब यहां पर क्या हो रहा है, जब किसी बॉडी पर रिटार्डेशन अप्लाई होता है तो वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर वो रिटार्डेशन उस पर अप्लाई होगा तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज आ जाएगा, और चेंज भी कैसा होगा, नेगेटिव चेंज आएगा। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि उसका मोशन क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फाइनली वो कम हो गई। पहले वेलोसिटी उसकी ज्यादा थी, रिटार्डेशन लगने की वजह से फाइनल वेलोसिटी कम हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप चेंज निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव ही आएगा। फिर वेलोसिटी ऑफ बॉडी हम यहाँ कहेंगे कि डिक्रीज हुई है, क्योंकि फाइनली कम थी, पहले ज्यादा थी, तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। सो द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो ऐसी सिचुएशन में या तो उसको डिसेलरेशन कहते हैं या फिर उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को वो इंक्रीज करेगा। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी से इट इज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। जैसे ये बस आई थी पहले आपके सामने और ये रुक गई, रुकी थी तो क्या हुआ था, इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से इसका ये जो बस है ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई इसकी वेलोसिटी और ये रुक गई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अंडरगोज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट स्टॉप्स इन टाइम ऑफ। सिंपल है, हमारा जो न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है ये सिंपल फॉर्मूला बेस ही है। हम सबसे पहले एक्सेलरेशन मान के उसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन इन दिस सिचुएशन, भाई कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन नेगेटिव का साइन इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज ये यहाँ पर इसको रिटार्डेशन कह रहा है। तो आप सिचुएशन देख रहे हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक कार है, ये कार आ रही है और ये कार फाइनली स्टॉप हो गई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रिटार्डेशन के लगने की वजह से। आपको यहाँ पर इसका टाइम कैलकुलेट करके बताना है कि इसका टाइम क्या होगा। एक्सेलरेशन आपका -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसका टाइम आपको कैलकुलेट करना है। इनिशियली ये मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड।
तो फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड टाइम t। अब मुझे बताइए इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। ऑब्जेक्ट 220 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फाइनली वो रुक गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरी गुड, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो पुट कर देंगे यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 डिवाइडेड बाय टाइम हमें निकालना है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -5 के इक्वल हो जाएगा। तो आपका ये टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। टाइम आ गया 4 सेकेंड। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 100 सेकेंड दे रखा है, बी 4 सेकेंड दे रखा है, सी 3 सेकेंड दे रखा है, डी 5 सेकेंड दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी 4 सेकेंड्स। सो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बाद में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और उस एग्जाम्पल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैं आपको एक्सेलरेशन और साथ में रिटार्डेशन भी समझा दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से एक्सेलरेशन के जो टाइप्स होते हैं, जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो ये उसमें से कौन सा टाइप है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी की जब भी बात करते हैं तो इससे आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है जो अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है। तो उसके मोशन का पूरा एनालिसिस हमें करना है कि ग्रेविटी में किस तरीके से मोशन पर फोर्सेस की वजह से उसकी वेलोसिटीज में चेंज आते हैं। सिचुएशन हम लेके देखते हैं आपके सामने। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, तो उस सिचुएशन में मोशन अंडर ग्रेविटी किस तरीके से एक्ट करता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर, इट इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ मोशन। भाई 2 तरह के मोशन इसके अंदर होने वाले हैं। ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो एक तो इसमें होगा अपवर्ड मोशन और दूसरा इसमें कौन सा होगा, डाउनवर्ड मोशन। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। सबसे पहले जो इसके अंदर होगा बच्चों, वो होगा अपवर्ड मोशन। तो देख रहे हैं आप, ए से बी के अंदर ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका और ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर जाके नीचे की तरफ आ गया है। तो इसमें सबसे पहले जो हो रहा है वो डी एक्सेलरेटेड मोशन या डिसलरेटेड मोशन हो रहा है, बिकॉज इसके अंदर ऑब्जेक्ट जब ए से बी जा रहा है उस टाइम पर आप देख रहे हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन इस टाइम पर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या हो गई हैं, अपोजिट हो गई हैं। अपोजिट होने की वजह से हमने इसको डिसलरेटेड मोशन कहा है बच्चों। तो जैसे कि बताया मैंने, अपवर्ड मोशन जो ए से बी पर हो रहा है जिसमें ऊपर की तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो कैसा मोशन हुआ, डिसलरेटेड मोशन हुआ। सेकेंड जो सिचुएशन है उसमें ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि अर्थ भी उसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो अर्थ जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इस सिचुएशन पर जब ये बी से सी की तरफ नीचे की तरफ आ रहा होगा, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नीचे होगी और साथ में नीचे ही उसका एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, जिसलिए हमने इसको बोला एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपको मेरे हिसाब से पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, और नीचे, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचना, नीचे की तरफ उसको अट्रैक्ट करना, तो उस टाइम पर उसका जो भी एक्सेलरेशन है वो नीचे एक्ट करता है। आगे की क्लासेस में मैं आपको ये बताऊंगा कि उस एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो कि उसके सरफेस पर या नियर द सरफेस मोशन कर रहे हैं। उन सारे ही ऑब्जेक्ट्स पर अर्थ की तरफ से जो एक्सेलरेशन लगता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगता है। तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगा, ऑब्जेक्ट ने ऊपर मोशन किया, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है बच्चों कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो डिसलरेटेड मोशन फ्रॉम ए टू बी बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट।
सो इट्स स्पीड डिक्रीजेस। ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे, इससे एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, ऊपर उसकी वेलोसिटी है, तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी डाउन होती जाएगी और ऑब्जेक्ट स्लो होता जाएगा। लेकिन जब सेकंड सिचुएशन की बात करेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज बी टू सी, यहां बात हो रही है बी से सी पर, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम। इसका मतलब दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, सो इट्स स्पीड इंक्रीजेस। ऐसी सिचुएशन में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी। तो यही सिचुएशन मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन की है। अब जब मैं बता रहा था शुरुआत में कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसको मैं स्मॉल जी से डिनोट कर रहा हूं, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने बोला, ये एक तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मतलब ऑब्जेक्ट पर नियर द सरफेस इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो कांस्टेंट रहता है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया है बच्चों। अब मूव करते हैं इसी में, इसी एग्जांपल को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको बताता हूं इसमें कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, ऑब्जेक्ट ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, तो जिस टाइम पर वो नीचे आया है, वहां का जो इंटरवल है जिस पर वो भेजा गया था, वो लौट के वापस आया, तो जो टोटल टाइम लगा है या जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल को या टोटल टाइम को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो इट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड आफ्टर थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी u। किसी भी वेलोसिटी से, u या कोई भी वेलोसिटी ले लो, तो किसी भी वेलोसिटी से फेंकने पर जो टोटल टाइम लगा है पार्टिकल का टू रीच द ग्राउंड अगेन, मतलब ग्राउंड से ऊपर फेंका, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, तो इस सिचुएशन में जो टोटल टाइम लगा, दैट टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां पर देखेंगे, इससे हम देखेंगे, ये देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर गया, अभी ये मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको थोड़ी देर के लिए आपके सामने दिखाने के लिए रोक दिया है। एग्जैक्टली ये रुकता नहीं है, ये वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन को हम लोग समझे, जैसे कि मैं पहले समझा रहा था, ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंका है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ऊपर। नीचे इसमें कंटिन्यूअसली जी लग रहा होगा, वेलोसिटी इसकी ऊपर थी, लेट्स सपोज यू वेलोसिटी की, जैसे यहां पर भी बात की जा रही है यू वेलोसिटी से, तो यू वेलोसिटी से फेंकने पर जी नीचे लग रहा था, इसकी वजह से उसकी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी या नहीं हो रही, बताइए, डिक्रीज हो रही थी। इसकी वजह से कंटिन्यूसली धीरे धीरे डिक्रीज होने की वजह से एक टाइम आएगा जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, उस मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट विल बी टेकन एज 0, क्योंकि कम कर दिया उसको। जो डी एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू या उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट में लग रही है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो फाइनल में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए मैं ये मान सकता हूं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। जब ये यहाँ पर 0 होगी तो एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ लग ही रहा है, तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या होगा, अब वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, जो मैंने आपको समझाया, इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u ले ली हमने, और जो इसका एक्सेलरेशन है वो -g लिया। उसके पीछे रीजन, मैंने अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, अगर मेरी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली जो भी चीजें नीचे की तरफ एक्ट कर रही होंगी वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। इसलिए v1 = u हो गया, तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या हो जाएगा, -g। किस सिचुएशन में, जब ऑब्जेक्ट हमारा अपवर्ड मोशन कर रहा होता है। और v2, जैसे कि मैंने बताया, मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, v2 को यहाँ पर पहले भी हमने फाइनल से रिप्रेजेंट किया था, तो v2 विल बी 0 एट मैक्सिमम हाइट। ये सिचुएशन होगी, तो एक्सेलरेशन विल बी v2 - v1 अपॉन t, तो द टाइम ऑफ असेंट विल बी v2 - v1 अपॉन -g। तो यहां हमने क्या किया, इस एक्सेलरेशन की जगह -g हमने पुट कर दिया है। तो टाइम ऑफ असेंट मतलब ऊपर अपवर्ड मोशन के अंदर ऊपर जाने में जो टाइम t1 आ रहा है, दैट इज v2 - v1 अपॉन -g। अब आप कहेंगे सर ये तो नेगेटिव आ रहा है, टाइम कैसे नेगेटिव होगा, तो बेटा ये नेगेटिव नहीं है। आप देख रहे हैं v2 - v1 ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा, बिकॉज v2 का वैल्यू क्या है, 0,
v1 का वैल्यू जिस भी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका होगा तो ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से कट हो जाएगा। तो टाइम हमारा स्केलर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन। मान लीजिए अगर जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने क्या किया, v2 का वैल्यू 0 रखा, v1 का वैल्यू माइनस यू रखा, ये ऑटोमेटिकली u/g मेरे पास में वैल्यू निकल के आ गई है किसकी, टाइम ऑफ एसेंट की। ऊपर जाने में जो टाइम लगा उसकी वैल्यू निकल के आ गई u/g। सो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा, जैसे ये ऊपर गया उसके बाद में जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो ये 0 से शुरू हुआ और ये नीचे आया, वापस ये उसी वेलोसिटी पे आ गया जिस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से इसको ऊपर फेंका था, उसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर ये नीचे आ गया। तो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन एक्सेलरेशन विल बी प्लस जी। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस जी इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर से नीचे आने का टाइम ऑफ डिसेंट अगर मुझे निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू द टाइम ऑफ असेंट, बिकॉज यहाँ पर हम इस बात को कंसिडर करके चलें कि एयर जो रेजिस्टेंस लगा रही है वो नेग्लिजिबल है, उसको हमने 0 लेके चले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट। तो हम जब यहां से देखेंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू द टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, सो t1 प्लस t2। सो यहाँ पर जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे दैट विल बी 2t, और t का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो है u/g। सो t विल बी इक्वल टू 2u/g। हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। सो समझते हैं इसको कि किस तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी एक्ट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे वो मूविंग हो किसी भी डायरेक्शन पे, तो अर्थ तो उसको हमेशा नीचे की तरफ ही पुल करती है, ये बात हम जानते हैं। तो अर्थ के फोर्स की डायरेक्शन में ही उसका एक्सेलरेशन होता है, इस वजह से ये जो g है ये हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करता है, और उसका वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सरफेस की बात की जा रही है तो यहाँ भी यही होगा। अब समझते हैं आगे क्या सिचुएशन है। मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉल है जिसको मैंने ऊपर की तरफ पुश किया, ये ऊपर इसमें इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ आ रही है। तो इसकी वेलोसिटी की बात करें तो आपसे पूछा जाए कि सर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप इसकी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन ही बताएंगे, सर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ही इसकी डायरेक्शन होगी। और अगर मैं इसके कंपोनेंट्स निकालने की बात करें, हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे बच्चों, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? जब ये ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये जो बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट है ये अफेक्ट होगा इस g की वजह से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर तो कोई इसका इंपैक्ट नहीं आता। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये अफेक्ट होगा। कैसे अफेक्ट होगा भाई? ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन, नीचे हमारा लग रहा है एक्सेलरेशन, तो डिक्रीज होती जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जब हमने देखा था ये ऊपर की तरफ आ रही थी तो डिक्रीज हो रही थी, नहीं हो रही थी? हो रही थी। तो ये सिचुएशन थी। जब ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है उस सिचुएशन में इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल पे इस वर्टिकल डायरेक्शन का क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। कोई कंपोनेंट नहीं है जो अलोंग एक्सेलरेशन हो या फिर अगेंस्ट द एक्सेलरेशन हो, कुछ नहीं है। हॉरिजॉन्टली है तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इस वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट, बिकॉज एक्सेलरेशन जो कि इसको इंपैक्ट करे वो 0 है। यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल नॉट बी प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट विल बी मूविंग horizontally as well as it will be moving with the constant speed. Now what is happening? जब ये डाउनवर्ड मोशन में जा रहा है, तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन की है, ये इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो इसके कंपोनेंट हम निकालेंगे तो एक कंपोनेंट ऐसे होगा और एक कंपोनेंट इसका ऐसा होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अब डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो किसको इंपैक्ट करेगी? केवल इस कंपोनेंट को। इस पर तो कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा, नीचे की तरफ ही इसका इंपैक्ट आएगा सारा, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो इसको हम करेंगे मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इंक्रीज होती जाएगी इसकी स्पीड। तो आप देख रहे हैं शुरुआत में डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द रिटार्डेशन, तो मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया। नीचे ये इंक्रीज होती जा रही है बिकॉज कि इसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है, और जब ये हॉरिजॉन्टल मोशन में है तो उस टाइम पर ग्रेविटी का कोई इंपैक्ट नहीं, इस वजह से वो हॉरिजॉन्टली कैसी चल रही है? बिल्कुल
कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो ये पूरा एग्जांपल हुआ जिससे हमने मोशन अंडर ग्रेविटी को अच्छे से समझ लिया बच्चों। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो सबसे पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? डेफिनेशन की बात करें तो इफ एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज, एक्सेलरेशन अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट है। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि एक्सेलरेशन क्या है, इसमें कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अपनी वैल्यू क्या कर रहा है? चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन अपनी वैल्यू नहीं चेंज कर रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर अगले 1 सेकंड में वो 4 मीटर पर सेकंड से चला, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? 4 - 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो इसका मतलब वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चेंज हुआ। अगले 1 सेकंड में 6 हो गया, 6 मीटर पर सेकंड, तो उसने अगले 1 सेकंड में कितना चेंज लिया? वापस से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज लिया। तो इसका मतलब एवरी सेकंड वो 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है उसकी वेलोसिटी, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी, या फिर मोशन ऑफ अ बॉडी, या मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो यहां आप एग्जांपल से देख रहे हैं। तो ये एक बिल्डिंग है, उनपे ये जनाब एक बॉल को लेके खड़े हुए हैं। ठीक है, अब अचानक से क्या हुआ? इन्होंने इसको छोड़ दिया, ये नीचे आ गई। आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल है। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट होगा, उसकी वेलोसिटी इस सिचुएशन में फ्रीली फॉलिंग बॉडी में इंक्रीज होती हुई जाएगी, बट कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती जाएगी। तो ये एग्जांपल हमारा हो गया फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। कैसा एग्जांपल? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब इफ अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे एवरी 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से जब हो रहा था तो हमने उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला। पहले सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हुई, अगले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गई, अगले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गई, अगले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गई। तो एवरी सेकंड उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए हम इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे आप यहां देख रहे हैं ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, फिर अचानक से इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर डायरेक्शन चेंज कर ली। डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी में ऐसा ही होता है, फिर नीचे जब उतर रही है तब भी ये सिचुएशन आपके सामने आ रही है। तो वेलोसिटी इसमें कंटिन्यूअसली चेंज भी हो रही है और नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। तो ऐसी एग्जाम्पल्स को हम लोग किस में लेते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल के अंदर लिया जाता है बच्चों। सेकेंड कैटेगरी के अंदर जब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में, तो फर्स्ट होता है इसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन में क्या कहेंगे हम? इफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज नोन एज द एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या है? द चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये टाइम कैसा? एक फाइनाइट टाइम में अगर फाइनाइट चेंज हो रहा है तो वो हम कैटेगराइज करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन में। इंस्टेंटेनियस में नहीं करेंगे। मतलब आपसे कहा जाए भी पूरा हमने 10 सेकंड के इंटरवल के अंदर चेंज को नोटिस किया, तो वो किस में कैटेगराइज होगा? एवरेज एक्सेलरेशन में कैटेगराइज होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो दैट विल बी v2 - v1 अपॉन t2 - t1। v2 पर हमें पता है वेलोसिटी v2 है, t1 पे हमें पता है वेलोसिटी v1 है, लेकिन t2 - t1 के इंटरवल के अंदर हो सकता है कि कोई और वेलोसिटी का वैल्यू लिया जाए, लेकिन हमें नहीं पता। तो ये जो पूरा वैल्यू लिया जाएगा दैट विल बी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिया जाएगा, जो कि कैटेगराइज होगा एवरेज एक्सेलरेशन के अंदर। इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। A bus accelerates with an initial velocity of 10 meter per second for 5 seconds, then 20 meter per second for 4 seconds, finally 15 meter per second for 8 seconds. What can be said about the average acceleration? Next type of acceleration पे हम लोग आ जाते हैं, the acceleration of a body at an instant
किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन वही बात आ जाएगी जो डिफरेंशिएशन के टाइम पे हमने पढ़ा था कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी पे हम लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 करते हैं तो ये क्या बन जाता है, dv बाई dt बन जाता है। तो dv बाई dt से हमने एक्सेलरेशन निकाला तो हमने क्या किया, इस डेल्टा t को बहुत छोटा कर दिया, छोटा करने पर हम इंस्टेंटेनियस बन गए। उस इंस्टेंट पर हमें रेट ऑफ चेंज कैसा मिला वही हमने यहाँ पर देखा, तो वो dv बाई dt से हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। ऐसा एक्सेलरेशन अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना होगा तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा, फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे जिससे हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा बच्चों। अब हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली वो रेस्ट पर है with a constant acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, its instantaneous speed in मीटर पर सेकेंड at the end of 10 सेकेंड क्या होगी। भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चेंज हो रहा है जीरो से, जरा ध्यान रखिएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जरा देखो ये कार है भाई, इसमें क्या हो रहा है, शुरुआत में 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद में अगले 5 सेकंड के बाद में इसने सिचुएशन बताई है और हमें ये निकालना है कि इसका इस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी इन चारों ऑप्शंस में से। तो एक एक सेकंड के हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो मैं देख सकता हूं क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो पहले सेकंड में 0 से 5 मीटर पर सेकंड हुई होगी, मानते हैं इस बात को आप, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिला। तो इनिशियली रेस्ट से शुरू हुआ है तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। तो पहले सेकंड के एंड पर 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड के एंड पर 5 से कितना हो जाएगा 10, तीसरे पर 10 से 15। तो आप देख रहे हैं एवरी सेकंड इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो 5 मीटर पर सेकंड का आएगा। तो आफ्टर 10 सेकंड, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले पे 5, दूसरे पे 10, तीसरे पे 15, इस तरीके से चल रहा होगा। तो लास्ट में जब ये 10 सेकंड के एंड पर होगा उस टाइम पर इसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यानी 50 वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि उसने स्पीड किसमें पूछा है, मीटर पर सेकंड में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इज इट पॉसिबल टू बी एक्सेलरेटिंग इफ यू आर ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड? इज इट पॉसिबल टू राउंड अ कर्व विद जीरो एक्सेलरेशन, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और विद वेरिएबल एक्सेलरेशन? तो जरा देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले ऑप्शंस हम लोग देख लें। तो पहला ऑप्शन है नो यस नो नो, यस नो यस यस, यस नो नो नो, नो नो यस यस। देखते हैं आंसर ढूंढते हैं। तो भाई अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो एक्सेलरेटिंग हो सकता है क्या? तो अगर इसका क्वेश्चन हम ढूंढे तो यहां बात की जा रही है सबसे पहले कांस्टेंट स्पीड की। किसकी बात की जा रही है? कांस्टेंट स्पीड की बात की जा रही है। तो कांस्टेंट स्पीड में वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है। तो कांस्टेंट स्पीड में हम चल सकते हैं, लेकिन हम कंटिन्यूअसली अगर डायरेक्शन चेंज करें तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एक्सेलरेशन ही होगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि हम एक्सेलरेटेड हों अगर हम कांस्टेंट स्पीड पर भी चल रहे हो। उसका एग्जांपल आप देखिए, ये देखिए उसका एग्जांपल, सर्कुलर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे होगा तो ऐसी सिचुएशन में उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, स्पीड लेकिन क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसा पॉसिबल है। तो पहला तो आंसर हमारा यस तो आ गया। अब बात करते हैं, इज इट पॉसिबल टू राउंड अ कर्व विद जीरो एक्सेलरेशन? नो, बट वेलोसिटी को चेंज करने के लिए तो एक्सेलरेशन चाहिए, और हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन इसकी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। हम कर्व पे जब चलते हैं तो डायरेक्शन चेंज होती है, और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए तो एक्सेलरेशन चाहिए ही सही। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर तो मैं नो कहूंगा। अब आगे कह रहा है कि विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसा पॉसिबल है कि हाँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन देके भी हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी यहाँ पर उसकी चेंज कर रहे हैं, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, तो अगर मुझे उसको एक्सेलरेशन देना है तो अगर मैं उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन दूंगा तब भी ऐसा पॉसिबल है कि वो यहाँ पर राउंड कर सके, और अगर मैं उसको वेरिएबल एक्सेलरेशन भी दूंगा तब भी ऐसा पॉसिबल है कि वो चल सके किसी कर्व में, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस बात का ध्यान देना है कि वो कैसा चल रहा हो, किसी कर्व में चल रहा हो। तो उसके लिए एक्सेलरेशन जरूरी है, चाहे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन हो। इसलिए मेरा ऑप्शन यहां पर मैं यही कहूंगा कि बी ऑप्शन यहां पर क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा।
तो फाइनली हमने ये यहाँ पर टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको बता दी हैं। सबसे पहले तो इस पूरे ही चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हैं तो सारे लेक्चर्स के दौरान अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप लोग, अगर हमने आपको कोई वर्कशीट दी है, होमवर्क आपको प्रोवाइड करवाया है, तो उसको प्रॉपरली सॉल्व करें, और अगर कोई डाउट आता है तो हमसे पूछें। और इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी डेरिवेशन अगर मेरे इस लेक्चर के दौरान करवाया जाएगा तो आप उसको प्रॉपरली सॉल्व करें और उसको प्रैक्टिस भी करें। तो इस तरीके से आज का ये लेक्चर बच्चों खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।